गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं और मैथ का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। और वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हम लोग वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, यह क्या है, इनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे जो आप लोग कक्षा 9 में अध्ययन कर लिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? यह जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बच्चों, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह सब क्या है बच्चों? यह सब है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए दूसरे पर आते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्राकृतिक संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो उसके इस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो इस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंकों को यदि जोड़ दिया जाए तो इससे जो समूह बनेगा उस समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। यदि पूर्ण संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए? प्राकृतिक संख्या। कैसी प्राकृतिक संख्या? ऋणात्मक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3 गिनती वाली संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। तो यदि इनकी ऋणात्मक मान को इसमें जोड़ दिया जाए, अर्थात -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह की संख्या जोड़ दिया जाए तो इस तरह की संख्या जोड़ने से यह जो समूह बनेगा, इस समूह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब बच्चों यह पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है धनात्मक पूर्णांक। पहला आपका होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? जिसका मान बच्चों यहाँ देखिए 0 से अधिक हो, जिसका मान 0 से अधिक हो, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है? धन पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? जिसका मान 0 से कम हो, अर्थात -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और बच्चों यह 0 क्या है? यह 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए बच्चों हम लोग पूर्णांक के विषय में पढ़ लिया। अब बचा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अर्थात बच्चों परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं यदि कोई संख्या P और Q
के रूप में लिखा जाए, यदि कोई संख्या p और q के रूप में लिखा जाए, p और q दोनों धनात्मक हो तथा q 0 के बराबर न हो, q जो है 0 के बराबर न हो। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अर्थात परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको p और q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों धनात्मक हो तथा q बराबर माने q 0 के बराबर न हो, q ठीक है 0 के बराबर न हो तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। चलिए बच्चों अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं कि जिस संख्या को p और q के फॉर्म में न लिखा जाए, p और q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इनका उदाहरण देख लें, परिमेय संख्या का उदाहरण जैसे 3/4, 7/9, ये सब क्या है? ये सब आपका परिमेय संख्या का उदाहरण है, क्योंकि आपने देखा कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सके? p और q के रूप में। तो यह p है, यह q है, और यह भी देखा था कि q जो है 0 के बराबर न हो। देखिए यह q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? यह परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब आपसे पूछ दिया गया कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण, अर्थात जिसको p और q के रूप में न लिखा जा सके, इनके रूप में न लिखा जा सके, तो जैसे आपका इनका उदाहरण होगा वर्ग 2, वर्ग 3, पाई etc आदि। ठीक है, वर्ग 2, वर्ग 3 और पाई, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब उदाहरण है अपरिमेय संख्या का। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर पाई दिया है और पाई का एक मान होता है 22/7। क्या मान होता है? 22/7। तो 22/7 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 p और q के रूप में लिखा गया है और इस पाई को p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसलिए बच्चों यह आपका 22/7 यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। और बच्चों जितने भी आपके पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी आपके पूर्णांक हैं, देखिए यह आपके पूर्णांक है, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? आपके परिमेय संख्या होते हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ 4, तो 4 है तो 4/1, यह क्या हो गया? यह भी परिमेय संख्या हो गया। 4 यह आपके p के रूप में है, 1 क्या है? यह q के रूप में है, और यह 1 जो है वह क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यह भी परिमेय संख्या है। यह -2 भी परिमेय संख्या है। कैसे? यह -2 है, बटे क्या कर दिया? 1, यह भी p और q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, यह p हो गया, यह q हो गया, और यह q जो है आपका, यह जो q है यह 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो जितनी भी बच्चों यह पूर्णांक है, सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं जो हमें कक्षा 10 में जो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसके विषय पर हम आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, जो हमारे अध्याय में है कक्षा 10 के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या है बच्चों? यही जो आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं।
ठीक है। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं से बने समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो बच्चों यह प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? यह सिद्ध कथन है। प्रमेयिका क्या है? एक सिद्ध कथन है, प्रमाणित कथन है, जिसके आधार पर हम अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। यही प्रमेयिका है बच्चों। ठीक है, यह एक सिद्ध कथन है प्रमेयिका, और इसी के आधार पर कोई भी कथन है उसको हम सिद्ध करेंगे। इसी को हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे यहाँ पर, अब हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए बच्चों कि एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या 3 है। मैंने दो धनात्मक संख्या ले लिया, एक 7 ले लिया और दूसरा 3 ले लिया। तो 7 और 3 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 ग्रेटर देन 3, अर्थात 7 जो है 3 वाली संख्या से बड़ा है। अर्थात इसको इस तरह से हम करेंगे, जो है 7 में 3 से भाग देंगे। जब 7 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1। ठीक है बच्चों, यह आ गया। ठीक है, और इसका एक जो है प्रमेयिका होता है, एक कथन होता है कि जो आपके इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। और यह जो आपका b है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? b को क्या कहते हैं? b को भाजक कहते हैं। यह जो 3 है इसको हम लोग कहते हैं भाजक। ठीक है बच्चों, यह 3 है, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग भागफल कहते हैं। इसको हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है, यह छोटी कक्षाओं का है बच्चों, आप लोग इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, तो यह आपका शेषफल है, और यह भाजक है, यह भाज्य है, और यह क्या है? आपका भागफल है। इसका एक प्रमेयिका होता है। जो आपका यह शेषफल होता है, वह शेषफल 0 से कम नहीं होता। ठीक है, जो आपका शेष है वह 0 से कम नहीं होता। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है। यह जो शेषफल है, अर्थात शेषफल कितना आया है? शेषफल 1 आया है। अर्थात यह यहाँ पर लिखा दिया है, देखिए 0 है ग्रेटर देन या इक्वल। अर्थात या तो जो है यह जो 1 है वह 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, और यह 1 छोटा होगा। ठीक है, लेस देन किससे? इस 3 से। ठीक है, यह 3 क्या है? भाजक। तो यह क्या है? यह एक प्रमेयिका है, यह एक नियम है। क्या नियम है? कि यह जो शेषफल है, ठीक है, वह शेषफल जो आता है, यह शेषफल क्या आया? शेषफल 1 आया है। तो यह जो 1 है वह 0 से छोटा नहीं होता, 0 के बराबर हो सकता है, तथा यह शेषफल भाजक से छोटा होता है। देखिए यह शेषफल लिखा हुआ है, तो यह शेषफल क्या होता है? भाजक से छोटा होता है। यह एक प्रमेयिका है, यह एक नियम है। इसी को हम लोग को बोलते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, इसी के आधार पर मान लीजिए जो दो धनात्मक पूर्णांक a और b, ठीक है, ये तो हम आपको एक उदाहरण दिया समझाने के लिए।
अब इसके आधार पर हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखेंगे कि मान लीजिए, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे दो, आप हेडिंग डाल सकते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसमें लिखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जिसमें a ग्रेटर देन b, अर्थात a b से बड़ा है। ठीक बच्चों, तब इसी के अनुसार जैसे यहाँ पर हमने किया था, उदाहरण देकर समझाया था, तो क्या करेंगे, a बड़ा है, ठीक है, और b क्या है आपका, छोटा है, तो b से a में भाग देंगे। जो आपका भागफल आएगा वह होगा q, यहाँ कुछ आएगा। अब जो शेष फल आएगा, ठीक है, शेष फल वह आएगा r। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वही नियम लिखेंगे, यहाँ पर प्रमेयिका का यह शेष फल है, तो क्या होता है, यह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, या यह शेषफल यह जो भाजक है उससे छोटा होता है, अर्थात यह आपका क्या है, यह प्रमेयिका होता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध कथन है और इसके आधार पर एक नए कथन को हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, यह लिखने के बाद यह आप लिखेंगे यहाँ से, यह तो हमने समझाने के लिए लिख दिया, आपने यहाँ से इसको आप ये पे लिखेंगे, ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है और a b से बड़ा है। ठीक है, इसलिए b से a में भाग दिया हमने, q क्या आया, q आपका भाज्य जो है भागफल आया, ठीक है, और शेषफल यहाँ r आया। ठीक है, तो यह जो शेषफल है यह एक प्रमेयिका है, एक कथन है कि जो शेषफल है वह 0 से छोटा नहीं होता, 0 के बराबर हो सकता है, तथा यह शेषफल आपके इस भाजक से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे, दूसरा जो हेडिंग है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि है। एल्गोरिथम क्या है बच्चों, ध्यान से पहले शब्दों को सुनिए समझिए। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने की एक विधि है। ठीक है, और वह विधि कई स्टेप में हो सकता है, और जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के माध्यम से ही हम महत्तम समापवर्तक का जो है समस्या का निर्धारण हम एल्गोरिथम में ही करते हैं। ठीक है बच्चों, एल्गोरिथम के द्वारा ही हम करते हैं HCF। तो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक माने किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि है। ठीक है, एक चरण है, और एल्गोरिथम के द्वारा ही हम महत्तम समापवर्तक जिसको HCF कहते हैं, ठीक है, इसका जो है विभाजन हम एल्गोरिथम के द्वारा ही करते हैं, और एल्गोरिथम में ही प्रमेयिका आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D है। मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक C और D है, और C जो है D से बड़ा है। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरह से तो क्या करेंगे आप, यह C बड़ा है D से, तो C आप D से भाग देंगे,
ठीक है। मान लीजिए यहाँ आ गया Q, यहाँ शेषफल आया R। ठीक है बच्चों, यह पहला स्टेप आपका है, यह इसका पहला स्टेप है, पहला चरण है, हिंदी में लिखना चाहेंगे चरण, तो यह पहला चरण इसका है। ठीक है, भाग देते हैं हम। ठीक है, और इसका जो दूसरा जो है इसमें यह है कि यह जो शेषफल है, यदि शेषफल 0 हो जाए, यदि शेषफल 0 हो जाए तो D और C का महत्तम समापवर्तक D होगा। ठीक है बच्चों, ये जो बड़ी संख्या है या छोटी संख्या से मैंने बड़ी संख्या में भाग दिया, C और D का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। यदि हम भाग देते हैं यह शेषफल, माने यह R 0 आ जाता है तो यह चरण यहीं पर समाप्त हो जाएगा और C और D का जो है HCF हो जाएगा D, पहला चरण। लेकिन यदि बच्चों यह 0 नहीं होता है तो यह चरण दूसरे चरण में जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ R भाग देंगे इस D से। ठीक है, यह जो आपका है, ठीक है, अब R D से भाग देंगे, यहाँ Q था मान लीजिए, फिर यहाँ Q1 आ गया और शेषफल R2 आ गया। यदि यहाँ 0 हो जाता है तो यह इसका जो है महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यदि 0 नहीं आता है तो फिर यह चरण तीसरे स्टेज में जाएगा, अर्थात यह R2 और यह R से भाग देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा Q3, फिर शेषफल आ जाएगा R3। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों? तीसरा स्टेप यह है कि जब तक R बराबर 0 नहीं हो जाता, R बराबर 0 नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जब R बराबर 0 हो जाएगा तो यह प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यही बच्चों क्या है, यही विधि है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में प्रमेयिका के सहायता से, ठीक है, हम एल्गोरिथम में HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर आपने देख लिया है कि C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जिसमें जो है आपका C D से बड़ा है। ठीक है, तो हमने D से C में भाग दे दिया, यह Q, ठीक है, और यह R शेष बचा। यदि R 0 आ जाता है तो D और C का महत्तम समापवर्तक D आ जाएगा। यदि 0 नहीं आता है तो यह प्रक्रिया फिर इसी तरह से आगे चलती रहेगी जब तक कि यह R बराबर 0 नहीं आ जाता। यदि R बराबर 0 यहाँ पर आ गया, यदि R बराबर 0 आ गया तो C और D का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यह R2 होगा। इसी तरह से बच्चों हम इसमें आंकिक प्रश्न का एल्गोरिथम की सहायता से हल करते हैं।